Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for the encouraging response to my last video. आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोगों ने सब्सक्राइब किया, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया मेरे इस इनिशिएटिव को, उस चीज़ के लिए थैंक यू सो मच। मैं इस वीडियो से डिफरेंट डिजीज़ के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करूँगी एंड ट्रस्ट मी, योर सपोर्ट हैज़ रियली चार्ज्ड मी अप टू मेक मोर एंड मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। तो आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो बहुत ही कॉमन है। आई थिंक 90 to 95% लोगों में तो ये कंप्लेन मिलती ही है। 1 in every 3rd person सफ़र फ्रॉम दिस कंडीशन विच इज़ एसिडिटी। जी हाँ, आज डिटेल में एसिडिटी के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं एंड में मेडिकेशंस के बारे में, लाइफस्टाइल और डाइटरी फैक्टर्स, उन चीज़ों में क्या चेंजेस लाने चाहिए कि एसिडिटी कंट्रोल हो सके, उन चीज़ों के बारे में भी मैं डिस्कस करूँगी। तो आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। एसिडिटी जैसे कि नाम में ही है एसिड, जैसे कि आपको पता है कि आपके स्टमक कंटेंट को डाइजेस्ट करने के लिए HCl नाम की एसिड सेक्रेट होती है जिससे कि आपका फूड कंटेंट डाइजेस्ट हो जाता है। अब जब यही HCl एसिड लिमिट से ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगे, मोर देन रिक्वायर्ड, और जो आपका फूड कंटेंट है या फिर जो एसिड है आपके स्टमक से फूड पाइप में बैक फ्लो हो, तो उस कंडीशन को एसिडिटी बोलते हैं। एसिडिटी का मेडिकल टर्म है एसिड रिफ्लक्स। बहुत कम लोगों को पता है कि एसिड ना ही सिर्फ 40+ या 50+ के एज ग्रुप को होती है। इट कैन अफेक्ट एनी एज ग्रुप फ्रॉम किड्स टू एडल्ट। किसी भी एज ग्रुप में एसिडिटी की कंप्लेन हो सकती है। अब जब यही एसिडिटी की कंप्लेन फ्रिक्वेंटली होने लगी है, लाइक हफ्ते में 2 से 3 बार से ज़्यादा हो, इंटेंसिटी सिम्टम्स की बढ़ जाए, बहुत ही मल्टीपल कंप्लेंट्स आपको होने लगे, तब इसको GERD के नाम से डायग्नोस किया जाता है। GERD यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। कंप्लेन उसमें वही रहती है, गैस्ट्रो यानी कि पेट, इसोफेजियल यानी कि फूड पाइप। जब आपका फूड कंटेंट आपके फूड पाइप में रिफ्लक्स होता है तो उस कंडीशन को GERD बोलते हैं। इसमें जो कि बहुत ही इनिशियल कंप्लेन आपको मिलेगी वो है हार्टबर्न, जलन। जलन की कंप्लेन आपको शुरुआती दौर में महसूस होगी। हल्का फुल्का जलन या तो आपके पेट के ऊपरी भाग में मिलेगा, या फिर आपको चेस्ट में जलन महसूस होगी, या फिर आपको गले में जलन महसूस होगी। फ्रीक्वेंट इरिटेशंस आएंगे आपको। ये सब इनिशियल कंप्लेंट्स रहती हैं। और जब ये फ्रीक्वेंटली महसूस होने लगे या फिर फ्रीक्वेंटली आपको सिम्टम्स आने लगे तो उसको GERD के नाम से डायग्नोस किया जाता है। अब क्यों होता है ये एसिडिटी, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज आजकल एसिडिटी बहुत प्रिवलेंट हो गई है हर एक एज ग्रुप में। जैसे कि मैंने बताया, किसी को मतलब सबको, लाइक 90 to 95% लोगों में आप एसिडिटी कंप्लेन देखोगे ही देखोगे, एंड दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल चेंजेस। तो किस लिए होता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड एसिडिटी, उसके तरफ बढ़ते हैं। So the first and foremost cause of acidity is unhealthy eating habit. आजकल एसिडिटी इसलिए कॉमन है क्योंकि ईटिंग, लाइक खाने पीने में लोगों का कंट्रोल नहीं है। अनहेल्दी ईटिंग हैबिट में पहला आता है स्किपिंग मील्स एंड इरेगुलर मील्स। स्किपिंग मील्स यानी कि कुछ न कुछ एक मील लोग स्किप करते हैं। इधर दे डोंट टेक ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, या फिर 2 खानों के बीच में लंबा गैप रखते हैं, खाने पीने का कुछ टाइम नहीं है। सेकेंड आता है आपका ओवर ईटिंग। जब भी खाते हैं भूख से ज़्यादा ही खा लेते हैं, तो ओवर ईटिंग इज़ अनदर फैक्टर। तीसरी चीज़ है ईटिंग राइट बिफोर स्लीपिंग। सोने के पहले अपना पेट भर खा लेते हैं, दे जस्ट गो टू स्लीप। इवन दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर योर कंप्लेन ऑफ एसिडिटी। दूसरी चीज़ है एक्सेसिव कंजम्पशंस ऑफ सर्टेन फूड। बहुत ज़्यादा मात्रा में कुछ चीज़ें लोग ज़्यादा कंजम्पशन लेते हैं, जैसे कि स्पाइसी फूड हो गया, ऑयली फूड, फैटी फूड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, and frequent intake of tea and coffee. Again, this is the another factor for acidity complaint. तीसरी चीज़ है overweight, obesity. ओबेसिटी भी एसिडिटी कंप्लेन को बढ़ाती है। चौथी चीज़ है स्ट्रेस फैक्टर। यस, स्ट्रेस फैक्टर कैन ऑल्सो इंक्रीज एसिडिटी। लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, सो दीज आर द मेजर फैक्टर्स की एसिडिटी लोगों में ज़्यादा प्रिवलेंट हो गई है आजकल। One more factor for acidity is side effects of certain medications, like side effects of some BP medications, depression, anxiety, ये सब की medications आप लेते हो तो कुछ हद तक आपको acidity का complaint as a side effect मिलता है। So these are the major factors why acidity is so prevalent nowadays. आजकल लोगों को, जैसे मैंने बोला था, बच्चों में या फिर बूढ़ों में किसी को भी acidity complaint होती है, this is just because of the irregular lifestyle. Actually I would say majorly these are the factors जिसके वजह से you are prone to get acidity.
एसिडिटी कुछ लोगों को मेडिसिन लेने की वजह से होती है या फिर कभी कभार स्पाइसी फूड लेने से होती है, बट व्हेन यू डू दिस थिंग्स वेरी फ्रिक्वेंटली एंड ऑन द डेली बेसिस तब ये एसिडिटी आपकी क्रॉनिक होने लगती है। तब आप सिंपल फूड भी लेते हो तो वो भी आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा, या फिर सिंपल फूड भी आप खा नहीं सकोगे। आप सिंपल फूड भी लेते हो तो उसमें आपको डिस्कम्फर्ट, एसिडिटी, गैस फॉर्मेशन, ढकार आना, खट्टी ढकार आना, उल्टी जैसा लगना, इवन सम पीपल वॉमिट आफ्टर टेकिंग सर्टेन फूड। सो उस एक्सटेंट तक आपकी एसिडिटी कंप्लेन हो जाती है। सो आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपके लाइफस्टाइल और डाइट कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके एसिडिटी के कंप्लेन में। once those are under track, once your lifestyle and your diet is under control, acidity can be controlled to almost 50 to 60%, and rest जो कि chronic हो जाती है उसके लिए आप certain medications ज़रूर ले सकते हैं। अब आते हैं सिम्टम्स की तरफ कि एग्जैक्टली एसिडिटी में क्या कंप्लेंट्स होती हैं। तो जैसे मैंने पहले बोला था, हार्टबर्न, जलन, बर्निंग सेंसेशन होती है आपको पेट में, चेस्ट में, या फिर एसिडिटी बहुत सीवियर हो जाती है तो गले तक भी बर्निंग सेंसेशन होती है। सेकंड इज सार इरेक्टेशंस, खट्टी डकार आना। थर्ड इज रीगर्जिटेशन ऑफ फूड, जब भी आप डकार लेते हो तो खाना आपके गले तक आता है। सो रीगर्जिटेशन ऑफ फूड इज़ अनदर सिम्टम ऑफ एसिडिटी। फोर्थ है पेन, स्टमक पेन होता है या फिर शार्प पिंचिंग पेन आपको चेस्ट में फील होता है। उसके बाद नेक्स्ट सिम्टम है ड्राई कॉफ, जो एसिड के इरिटेशन की वजह से वो गले पे इरिटेट करती है वो एसिड, जिसके वजह से आपको सूखी खांसी की कंप्लेन भी सीवियर क्रॉनिक एसिडिटी के पेशेंट्स में मिलती है। नेक्स्ट कंप्लेन है गैस फॉर्मेशन, ब्लॉटिंग सेंसेशन, डिस्कम्फर्ट, भूख नहीं लगना, उल्टी जैसा लगना, नौशिया, वॉमिटिंग होना, या फिर भूख नहीं लगना, थोड़ा भी खाते हैं, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ फूड ही उनको सेटिस्फाई कर देता है, थोड़ा भी खाते हैं तो पेट फुल लगता है। सो दीज आर द बेसिक सिम्टम्स ऑफ एसिडिटी। अब बढ़ते हैं कि बेबीज़ में या फिर चिल्ड्रंस में एसिडिटी होती है तो क्या कंप्लेंट्स आती हैं। सो बेबीज़ में द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंप्लेन इज़ इरिटेबिलिटी। बहुत रोते हैं बच्चे जब खा लेते हैं, कुछ भी दूध पिला दिया या फिर कुछ भी खाते हैं तो बहुत रोते हैं, या फिर तुरंत खाने के बाद वॉमिटिंग हो जाना, चोकिंग, कुछ भी खाते या फिर दूध पीते तो गले में फंसता है, विच इन टर्न लीड्स टू फ्रीक्वेंट कॉफिंग, खांसते हैं, और बहुत इरिटेबिलिटी रहती है, उल्टी, मतलब नौशिया एंड उल्टी काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है उन बच्चों में। जब भी कुछ भी स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड लें या फिर कुछ हैवी मील ले लें उनको तुरंत वॉमिटिंग होने लगती है। सो दीज आर द बेसिक सिम्टम्स इन बेबीज़। हालांकि 2 महीने से 1 साल के बीच के बच्चों को ये रिगर्जिटेशन या फिर ये इरिटेबिलिटी, वॉमिटिंग थोड़ा नॉर्मल रहता है, 1 साल के बाद वो सबसाइड हो जाता है। पर अगर यही सब कंप्लेंट्स फ्रीक्वेंटली होती है 1 साल के बाद भी, सो दिस इंडिकेट्स दैट द चिल्ड्रन माइट हैव एसिडिटी। अब बढ़ते हैं कि एसिडिटी को आप इग्नोर करते हो या फिर नेग्लेक्ट करते हो तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि एसिड ज़्यादा निकलती है जिसके वजह से एसिडिटी कंप्लेन होती है, और वही एसिड आपकी लाइनिंग जो है, स्टमक की लाइनिंग और फूड पाइप की लाइनिंग को इरिटेट करती है, जिसके वजह से ब्लीडिंग होने लगती है, अल्सर फॉर्मेशन होता है। सो द फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज़ स्टमक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकता है, सेल्स में डिफरेंस आने लगते हैं, बहुत क्रॉनिक हो जाता है। ये सब कंप्लेंट्स तभी आती हैं, कॉम्प्लिकेशंस, जब आप बहुत लंबे समय तक एसिडिटी से सफ़र कर रहे हो और आप सिर्फ एंटासिड से उसको दबा रहे हो या फिर सिर्फ नेग्लेक्ट कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। उसके वजह से आगे चल के अल्सर फॉर्मेशन या फिर कैंसर तक का कंप्लेन हो सकता है अगर फूड पाइप के सेल्स में चेंजेस आते हैं तो। बट ये कॉम्प्लिकेशंस तभी होंगे जब आप एसिडिटी को इग्नोर करोगे या फिर एंटासिड्स या फिर कुछ लोकल दवाइयों से उसको दबाने की कोशिश करोगे। सो दीज आर द बेसिक कॉम्प्लिकेशंस जो कि एसिडिटी में होती है अगर आप उसको नेग्लेक्ट करो तभी। अब बढ़ते हैं, जैसे मैंने बोला था, कुछ ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक मेडिकेशंस की तरफ, जो कि आपको बहुत हद तक एसिडिटी में कारगर रहता है, बहुत हद तक आराम देता है, और एसिडिटी वापस ना हो उसका भी केयर रखता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। ऑफ कोर्स आपको अपने लाइफस्टाइल और डाइट का तो ख्याल रखना ही है उसके साथ साथ। तो चलिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको बताती हूँ। होम्योपैथिक मेडिकेशंस जीईआरडी और एसिडिटी के कंप्लेन में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। मैं भी आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिकेशंस बताऊंगी जिनका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है एसिडिटी में।
बट अगर आपको एसिडिटी बहुत लंबे समय से है, क्रॉनिक है, आप एंटासिड या फिर कोई लोकल दवाइयाँ लेके उसको दबा रहे हो, देन आई वुड सजेस्ट यू टू कंसल्ट एन एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथिक डॉक्टर टू गेट अ प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन। जस्ट एसिडिटी के बेसिस पे कोई पर्टिकुलर दवाई ना लें। सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन में बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी। अगर आपको कोई तकलीफ बहुत लंबे समय से है या फिर बहुत सीवियर कंप्लेंट्स हैं तो कोई एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करके ही आप दवाइयाँ लें। तो पहला जो मेडिकेशन है जो कि एसिडिटी या फिर कोई भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के वजह से आपको प्रिस्क्राइब की जाती है वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका ऐसे पेशेंट्स को दी जाती हैं जिनका एसिडिटी सेडेंट्री लाइफस्टाइल के वजह से होता है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब बैठे बैठे का काम, ओवर ईटिंग, मेंटल एक्सर्शन बहुत ज़्यादा होता है, फिज़िकल एक्सर्शन नहीं होता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रेस फैक्टर ज़्यादा रहता है, खाने पीने का टाइम नहीं रहता, इरेगुलर टाइमिंग, स्किपिंग मील्स, खाना पीना टाइम पे नहीं खाते हैं, लेट नाइट जगते हैं, सुबह लेट उठना। सो दीज आर द बेसिक हैबिट्स ऑफ सेडेंट्री लाइफस्टाइल। तो उस वजह से अगर आपको एसिडिटी हुई है या फिर होती है और परसिस्टेंट नौशिया रहता है, नौशिया यानी कि हमेशा आपको एक उल्टी का सेंसेशन लगता है बट उल्टी होती नहीं है, नौशिया बट नो वॉमिटिंग, दिस इज़ अ प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ नक्स वोमिका पेशेंट्स। प्लस अगर उल्टी ना हो तो उसकी वजह से चिड़चिड़ापन, डिस्कम्फर्ट, गैस, खाने के बाद पेन होना पेट में, इंडाइजेशन रहना। सो अगर ये सिम्टम्स हैं आप में तब आप नक्स वोमिका मेडिकेशंस आप ले सकते हो। सेकंड मेडिकेशन है कार्बोवेज। कार्बोवेज ऐसे पेशेंट्स में दिया जाता है जिनका डाइजेशन बहुत ही वीक होता है, सिर्फ स्पाइसी, ऑयली या फैटी खाने को ही नहीं, अगर वो सिंपल सादा खाना भी लेते हैं तो उनको डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। ऐसा रहता है कि खाना पेट में पड़ा का पड़ा ही है, हैवीनेस लगता है, ब्लॉटिंग सेंसेशन फील होती है। और ड्यू टू वीक डाइजेशन जब खाना जल्दी डाइजेस्ट ही नहीं होता है अपने टाइम पे तो फिर गैस फॉर्मेशन होता है, बहुत हद तक उनको गैस फॉर्मेशन होता है जो कि पेट के ऊपरी हिस्से में ज़्यादा फील होता है। सो ऐसे पेशेंट्स में जिनमें ये सब सारे सिम्टम्स टैली कर रहे हों या फिर ऐसे सिम्टम्स हैं जिनका बहुत ही स्लो डाइजेशन है, खाना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, स्पेसिफिकली सिंपल फूड, सिंपल सादा खाना भी अगर उनको डाइजेस्ट ना हो उसके वजह से ही उनको एसिडिटी या फिर गैस फॉर्मेशन होती है तो वो कार्बोवेज ले सकते हैं। तीसरी मेडिकेशंस हैं पल्सेटिला। पल्सेटिला उन पेशेंट्स में देते हैं जिनको स्पाइसी, ऑयली, फैटी, रिच खाना खाने के तुरंत बाद एसिडिटी होती है। जैसे ऐसा पेशेंट्स कहते हैं कि पार्टी में गए, शादी में गए और कुछ रिच फूड खा लिया, अल्कोहल, स्मोकिंग, ऐसे कुछ लेने के बाद उनको एसिडिटी की कंप्लेन होती है तो उनमें आप पल्सेटिला ले सकते हैं। ऐसे पल्सेटिला पेशेंट्स में प्यास बिल्कुल नहीं लगती है, विच इज़ अगेन वन मोर रीज़न फॉर एसिडिटी। बहुत कम इंटेक होता है पानी का, तो उसके वजह से भी उन लोगों में एसिडिटी कंप्लेन ज़्यादा होती है। तो ऐसे लोग जो रिच, स्पाइसी, ऑयली, फैटी फूड या फिर पेस्ट्रीज, केक्स, ऐसे चीज़ें खाने के बाद जिनको एसिडिटी की कंप्लेन काफ़ी ज़्यादा होती है तो वो पल्सेटिला ले सकते हैं। इसके अलावा फॉस्फोरस है, लाइकोपोडियम है, मेनी अदर मेडिकेशंस जो कि सिम्टम्स, जैसे मैंने बोला था केस टेकिंग के बेसिस पे आपको मेडिकेशंस दी जाती हैं तो उसके बेसिस पे ही आपको एसिडिटी या फिर GERD के मेडिकेशंस दिए जाएंगे, होम्योपैथिक मेडिकेशंस दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको अब तो समझ में आ ही गया होगा कि एसिडिटी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। जब आप अपना लाइफस्टाइल और डाइट मेंटेन रखते हो, उस पर अच्छे से फोकस रखते हो, तब आपके एसिडिटी नहीं होगी या फिर जो रेकरेंसेस है उसको बहुत हद तक कम की जा सकती है। तो बेसिकली आप एसिडिटी अवॉइड करने के लिए क्या करें? पहली चीज़ है अपना डाइट मेंटेन रखें। डाइट मेंटेन में आता है आप अपना इरेगुलर टाइमिंग्स ना रखें, टाइम पे खाना खाएं, हल्का खाना खाएं, सोने के 1-2 घंटे पहले अपना डिनर कंप्लीट कर लें, ओवर ईटिंग ना करें, भूख से 10% कम ही खाना लें, थोड़ा खाना थोड़े थोड़े टाइम पे खाएं। गुड अमाउंट ऑफ स्लीप, नींद, ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप भी एसिडिटी होती है तो अच्छा स्लीप, साउंड स्लीप लें, लेट नाइट तक काम ना करें या फिर लेट नाइट तक कंप्यूटर से, मोबाइल में काम ना करें। तीसरी चीज़ है स्ट्रेस फैक्टर। स्ट्रेस फैक्टर कैन ऑल्सो लीड टू एसिडिटी, तो जस्ट मेंटेन योर स्ट्रेस फैक्टर विथ मेडिटेशन और योगा। चौथी चीज़ है गुड अमाउंट ऑफ फ्लूइड इनटेक, पानी का इंटेक बढ़ाइए, छाछ, जूस, वाटर इनटेक, कोकोनट वाटर, इवन दिस विल हेल्प यू आउट इन एसिडिटी। तो गुड अमाउंट ऑफ फ्लूइड, गुड अमाउंट ऑफ स्लीप, गुड लाइफ स्टाइल बाय हैविंग गुड फिजिकल एक्टिविटी एंड राइट डाइट ऑन प्रॉपर टाइम। सो ये 4-5 चीज़ें आप जब स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो तो एसिडिटी की कंप्लेन में बोल सकती हूँ 60 से 70% हद तक कम हो जाती है।
अब इसके साथ ही साथ आप कुछ होम रेमेडीज़ भी ले सकते हो। अगर आपको थोड़ी बहुत कभी आपने स्पाइसी ऑयली फूड खा लिया और इसके वजह से आपको एसिडिटी की कंप्लेन हो रही है, तो उसमें आप कुछ होम रेमेडीज़ भी ले सकते हो, लाइक सौंफ हो गया, अजवाइन, मेथी, बटर मिल्क, छाछ, नींबू पानी। ये सब चीज़ें हैं जो आपको सिंपल माइल्ड एसिडिटी के कंप्लेन में काफ़ी हद तक कारगर रहती है। लेकिन अगर आप अपना बेसिकली लाइफस्टाइल और डाइट ही मेंटेन रखोगे तो इस हद तक आपको एक क्रॉनिक एसिडिटी या फिर फ्रीक्वेंट एसिडिटी होगी ही नहीं। सो एसिडिटी और GERD की कंप्लेन आप अवॉइड करिए जस्ट बाय फॉलोइंग अ गुड लाइफस्टाइल एंड अ गुड डाइट। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिफरेंट डिजीज़ के बारे में आपको वीडियोस बनाऊंगी। कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन या फिर होम रेमेडीज़ के बारे में थॉरो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।